सेकंडों में जवाब नहीं देते। अरे क्वेश्चन करो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लोग मेरे को कह रहे हैं सर ऑल इज वेल सर, ठीक है, नहीं ऑल इज वेल, ओके ठीक है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर दिख रहा हो तो आप में सभी को दिख रहा होगा, मैंने इसको लिखा 21C10, ये दिख रहा है 22C10, ये दिख रहा है 23C10, ठीक है, डैश डैश, और लास्ट में दिख रहा है 30C10। तो ये दोनों तो सेम नहीं है सर, एक का डिफरेंस भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो जान करके इसका ऊपर वाला सेम क्रिएट करते हैं 21, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस के लिए 11 ले आते हैं। जान करके ले आया है ना, और क्योंकि ये लेके आया हूं इसलिए 21C11 मैंने घटा भी दिया। अब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आखिरी आदमी पे हमला होगा, और मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एक जोड़ दूंगा ऊपर और एक जोड़ दूंगा नीचे, और माइनस में 21C11 मेरा आंसर होगा। लेकिन 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 अगर आंसर नहीं मिला तो हम, मतलब मैं और आप दोनों फड़फड़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास धैर्य है, सही है, धीरज है हमारे बीच। तो 31C11 की जगह 31C11, और जैसा आप सोचा था 11 है ही नहीं कहीं, तो अपन एक काम करते हैं, 21 की जगह 21 की जगह 21, और 21 में से 11 कम करो, अरे 21 में से 11 कम करो, 10, ओके 10। कहीं ये आंसर है क्या? ओके, बी ऑप्शन। क्या आपको लगता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ भाई, चलें आगे। चलो 10 का दम भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो फिर आईटी का क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिरकार हमने सीखा या नहीं सीखा। तो ये पहला किसी टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन आईटी का, ऐसे दिखने में, और इस तरह के कोई क्वेश्चन पे फिर शीटों में भी क्वेश्चन बने, ठीक है ना। और मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि ये एनआर लिखा हो तो इसका मतलब एनसीआर होता है। ये मेरा दादा कल आप में से सभी लोगों को स्ट्राइक कर रहे हैं कि आज के दिन पे अपन ने इस पे बात भी करी है, एनआर। और ये जो है ना, ये 2 टाइम्स दिख रहा होगा, तो आपको जानबूझ करके NR-1 और इसको भी 2 हिस्सों में बांट लिया, NR-1, सही है, और इसे NR-2 लिख दिया, ठीक है। तो NCR-2 ऐसे लिखा। अब जरा देखो, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है। हाँ सर, तो इसका मतलब ऊपर एक बढ़ा दो, नीचे एक, नीचे जो बड़ा है उसे पकड़ लो, पकड़ लिया, तो ये दोनों का तो काम खत्म। अब इधर देखो जरा, ऊपर वाला सेम है तो ऊपर एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, हाँ, अगर तो एक बड़े को पकड़ लो, R-1। क्या आपको नहीं लगता फिर से ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में एक को पकड़, एक बढ़ा दो, और नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, आंसर हो गया, फिनिश। अगला क्वेश्चन आईटी का, सही है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच के देखो जरा, टाइम गजब चीज है ना, है ना। अगले पे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अगर देखा तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सर? देखो पहला काम, ठीक है, आईटी ने ऐसे क्वेश्चन बनाया, फिर उसके बाद में इस पे बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे। पहले काम क्या करो, सीरीज जानबूझ करके उल्टी करके लिख रहे हैं, हाँ, उल्टी सीरीज, ठीक है, ओपन। अगर मैंने उल्टी सीरीज लिखी तो एम एम आगे आ जाएगा, और आप में से कई लोगों को पता होगा एम से जस्ट पहले यहां पर M-1 रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना ना ना, धीरे धीरे घट रहा है। ओके ओके, एक मिनट जरा देखो, ये एन से कम हुआ N-1, फिर N-1 से कम हुआ N-2, तो जब मैं पीछे आ रहा हूं तो एक बढ़ा के लिखूंगा, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए इससे जस्ट पहले M+1 होगा, और नीचे भी M+1 होगा, तो मैं ऐसा लिखता हूं M+1, M+1। फिर और पीछे चलता हूं, इससे जस्ट पीछे वाले स्टेप में एक और बढ़ा देता हूं, M+2, M+2, ठीक है ना। और फिर बढ़ते बढ़ते यहां से उठा लेते हैं इसको N-2 M, फिर इसको उठा लेते हैं N-1 M, फिर लास्ट वाले को उठा लेते हैं NM। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सीरीज को उल्टा करके लिखा है, और बहुत ध्यान से ये सोचा है कि कैसे मैं बढ़ते हुए आ रहा था या घटते हुए आ रहा था, उसी सीरीज में मैंने सारा काम किया है। क्या आपने ध्यान दिया? ओके। अब दूसरी बात सुनो, बड़े ही ध्यान से देखना, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब सोचना जरा, क्या मैं सोच सकता हूं वो सुनो आप जरा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरे से एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि सब में नीचे M है, हाँ या ना, तो इसमें भी नीचे M रहा होगा, तो यहां M+1 नहीं लिखना चाहिए, मुझे M लिखना चाहिए, ओके।
यहां पर भी मुझे m ही लिखना चाहिए क्योंकि सब में बेस में m है। बिल्कुल, तो मैं यहां पे भी ठीक कर लेता हूं। अच्छा, अब दूसरी बात, लेकिन सर स्टार्ट कैसे करोगे? पलट लिया, कर लिया, मतलब आगे कैसे स्टार्ट करोगे? तो देखो, ये तो पता है कि ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस। क्या करा जाए? तो इस जगह पर मैं आपको बताता हूं, वो सोचना। क्या आपको याद है मैंने कभी बोला था कि 7C7 को मैं 8C8 लिख दूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर 1 होता है। तो बस आपके लिए, खास आपके लिए, इस यम को हम m+1 लिख देते हैं और बाकी सीरीज को चुपचाप वैसा का वैसा कॉपी कर देते हैं। ये हो गया m+1 m। ये बड़ा गजब का टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना ये बात को। और बाकी ये क्या लिखा था, m+2 m। देखो, तो मैंने अपनी तरफ से जो छोटी छोटी गलतियां मुझसे हो रही थी वो भी हटा दी, और उम्मीद है कि अब आप में से कई लोगों को वैसे आंसर दिख गया होगा, n-1 m, और यहां हो जाएगा nm। क्या आपको नहीं लगता ऊपर वाला सेम है? हाँ सर सेम है। नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? हाँ है। तो इसकी जगह पर ऊपर वाले में एक बढ़ा दूं, बढ़ा दो, नीचे वाले में बड़े को पकड़ लो, पकड़ लो, फिर इसको कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी करा कितना बन जाएगा, m+2 m, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट पॉइंट कौन होगा, nm। होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर से वही होगा, वही कहानी, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में डिफरेंस एक का। जैसे मुझे पता चला अब तो ये सीरीज चालू हो गई, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे से अपना आंसर कोट करूंगा कि लास्ट पॉइंट कौन है, nm। तो मैं ऊपर भी एक बढ़ा रहा हूं, ऊपर हो जाएगा n+1, नीचे हो जाएगा m+1, और दैट इज माय आंसर। है ना गजब की चीज? बस, तो अब आपको ये चीजें पकड़नी आनी चाहिए कि वाह गजब। तो उम्मीद है, ठीक है, समझदार को तो मैं बहुत इशारे करता हूं। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। ये अपने आप में वन ऑफ द स्केरियस्ट क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है, सबसे डरावनी जगह यही है। अगर आप यहां से निकाल गए तो मतलब फिर आपकी जीत पक्की। ठीक है, अब आप में से सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ है 72 फैक्टोरियल अपॉन में 36 फैक्टोरियल, 36 फैक्टोरियल, ये लिखा है ना सर? ये यही लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ सर यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। अच्छा, अब आप में से किसी को ये 36 ना दिखते हुए अगर मैं 72 - 36 लिख दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे 36 की जगह 72 - 36 चलेगा या नहीं चलेगा? यस और नो? अब तो फटाफट वाई लगा दे करो, वाई 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 भर दो भर दो, हाँ या ना। क्या आप में से किसी को फील आ रही है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल वाली? आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो मैं इसकी जगह NCR लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो आप बोलो तो मैं इसकी जगह, मतलब इन दोनों को देखते हुए मैं आइडिया लगा रहा हूं कि मैं 72C36 लिख रहा हूं। सोच लो, लिख दूं? तो पहली चीज जो मुझे पकड़ में आ रही है कि द गिवन लाइन इज 72C36 - 1। क्लियर? अच्छा, अब मैं जो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं वो भी बड़ी गजब की है कि मैं आपके सामने फर्स्ट लाइन में हटा देता हूं ताकि एक और जगह पे भी कुछ सोचा जाए। ठीक है ना? अब इसको भी जरा समझने की कोशिश करना कि क्या आप ये बात पकड़ पाए क्या कि मैंने 72, बड़ा ही ध्यान से समझना, 72C35 प्लस 72C36 किया होता। अगर ऐसा किया होता तो ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस होता? होता सर, होता। तो क्या आप आंसर में 73 36 बोलते? बोलते 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 यहां तक तो कोई भी सोच लेता। क्या मैं आपके सामने 72C, ओ सॉरी, इस 72C36 को पकड़े हुए हूं? आप सोच के जवाब देना। इसको मैं इस वाली पार्टी को मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, तो यहां हो जाएगा 70C336 माइनस 72C35। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इट्स करना मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है। अब आप में से कितने लोग ये पकड़ जाएंगे कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, वो ये इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 73C36 माइनस 72C35 -1। दोबारा सुनना, इस 73C36 को मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये जो लिखा है ना माइनस में, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 70C3C35 माइनस 72C34 -1। ओ माय गुडनेस, इतना सोचना पड़ेगा क्या? सोचना पड़ेगा। लेट्स सी कितने लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कितने लोगों को क्लिक होता है। क्या ये सही है? पहले सोच के देख लो। कहने का मतलब
आपको ये सोचना है कि ये 35 था, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, सिर्फ इन दोनों को। अगर ये आ रहा है तो ही हाँ भरो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो 73C 35 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, मतलब जो मैंने लिखा वो सब बराबर है। अब आप में से एक बार और, मैं अभी और कष्ट दूंगा, देखिएगा 70C 36 माइनस इस 73C 35 को मत छेड़ो, इसको तो कॉपी करो। इस 72 जो ये लिखा है ना 72, इसकी जगह लिख दो 73C 34 माइनस 72C 32। सोच के देख लो आप, 33, ठीक है, 33 माइनस 1। उम्मीद है ये बात अभी क्लिक करने लग गई कि सर मैं इन दोनों को जोड़ के देख लूं क्या? हाँ जोड़ो, अगर जोड़ने पे ये आ रहा है तो सही है, मतलब सोच लो आप तो, मेरे मेरे वैसे कोई जल्दी नहीं है, आप सही अगर आपको लगता है तो हाँ भर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब जिन लोगों को यहां तक भी समझ में आ गया वो ये बात भी पकड़ें कि जब जब भी 33 आया, इससे पहले 35 आया, मैं जो समझा रहा हूं उसको, ये वाली बात तो मैं बिल्कुल एक अजीब सी बात बोलूंगा आप में से कई लोगों के लिए। देखो जब ये माइनस आया, क्या बोल गया मैं, जब ये 35 आया, ठीक है ना, और जब ये 33 आया, दोनों ही केसेस में बेस में ऑड आया, जब भी बेस में ऑड आया आगे माइनस आया, तो ये खुलता जाएगा ऐसे बार 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 बार, जब तक 72 आएगा मैं 73 बना बना के बाहर करता जाऊंगा। तो मेरे को पता है कि मैं एक मोमेंट पे ऐसे खड़ा हूंगा कि जब 70C 36 माइनस 73C 35 प्लस 73C 34 माइनस, ऐसे चलता रहेगा डैश डैश डैश, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब हम लोग खड़े होंगे 73C, कहाँ पहुंच जाए हम लोग 73C 2 पे, और माइनस 73C 1 हो चुका होगा और पीछे -1 चल रहा होगा। अब आप में से किस किस को ये बात पकड़ में आ गई कि अब ये तो बिल्कुल ही खतरनाक हो गया। एक सेकंड, पीछे एक माइनस के अंदर ये हुआ, ये तो प्लस में होगा, और माइनस में 73C 0 -1 हो चुका होगा ना, जीरो पे तो प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस होगा, ऐसा बन चुका होगा। खुलते खुलते एक सिचुएशन ऐसी आएगी, और अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपको पता नहीं ये हो गया 1, और इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो कुछ भी बचेगा उसमें सब में 73 इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये कि कहानी 73 से डिविजिबल हो गई, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर आप ये बात समझ जाओ, इस लेवल की बात समझ जाओ, जब आप उल्टा सोचने लग जाओ, तब समझ जाना कि ये गुरु क्वेश्चन है भाई, ये बहुत भयानक क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 3 के लेवल की चीजें, जिस तरह की चीजों के ऊपर हम अगर आकर के रोक रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है ये बात पकड़ में आई होगी। आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले कि आपका दिल रोने के लिए बढ़ रहा हो, जार जार हो रहा हो, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जल्दी से। तो देखिए अब मैं आपको फटाफट से एक जबरदस्त टूर पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। ये मतलब यूं समझ लीजिए इस लेक्चर का सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट है। इंफॉर्मेटिव का मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। ब्लेज पास्कल ने पास्कल ट्रायंगल दिया था। स्ट्रगल फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ईरान में से खय्याम ट्रायंगल, इंडिया के अंदर माउंट मेरू ट्रायंगल, चाइना में यंगशी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्लेज पास्कल ने इसे रीडिस्कवर किया। वो हालांकि पार्टी में सबसे लेट था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उसके नाम पे चली, अब किस्मत है उसकी। ठीक है, फिलहाल पास्कल ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फैक्ट्स छुपे हुए हैं। आज तक ये कुछ ना कुछ हमारे को दे जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में कितने लोगों ने कितने तरीके से इस आर्ट को देखा। आर्ट, आप सोच रहे हो मैथ्स में गांठ, अरे गजब चीज है। अब मैं आपको पहले बेसिक में लेके चलता हूँ, तब समझिएगा। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद 1, है ना, स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद 1 विद 2 इनविजिबल जीरोस। एक 1 होगा और 2 इनविजिबल जीरो होंगे। अब क्या है ना, ये जैसे ही होगा आप क्या करोगे, इन दोनों को एडअप करा, दिख रहा है ना, ये दोनों को आपने एडअप करा और आपके पास 1 आ गया। फिर इन दो को एडअप करा, 1 आ गया। फिर से 2 इनविजिबल जीरो आएंगे। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए 2 इनविजिबल जीरो आएंगे, फिर से पेयर अप पेयर अप पेयर अप हो जाएंगे। अब 3 पेयर हो गए। तो पहले पेयर का सम करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे पेयर का सम करेंगे तो 2 आएगा, तीसरे पेयर का सम करेंगे तो फिर से 1 आएगा, और 2 इनविजिबल जीरो रहेंगे रहेंगे। इस कहानी में जब हम इसे ट्रायंगल की फॉर्म में देखते हैं तो इनविजिबल जीरो पे कोई बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो तो इनविजिबल है ना। इसीलिए लोग इसके अंदर जीरो हटा के देखते हैं, अदरवाइज तो ये हमारे किसी टेम्पल की स्ट्रक्चर जैसा लगता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत शानदार से एक आर्ट है। जरा जीरो हटा करके देखते हैं क्या वाकई में कोई ट्रायंगुलर फॉर्म आ रही है। लेकिन इससे पहले कि आप इस पर जाए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। जीरो थ्रो, पहली रो को जीरो थ्रो बोलते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो बोलते हैं, थर्ड रो को सेकंड रो बोलते हैं, फोर्थ रो को थर्ड रो बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे लिए रो 3 है, ये हमारे लिए रो 2 है, ये हमारे लिए रो 1 है, ये हमारी जीरो थ्रो है।
ठीक है ना भाई, इतनी बात तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अगर किसी ने मेरे से बोला रो 4, तो रो 4 का नाम सुनते ही मैं 4 वाले पे आ जाऊंगा। जब रो 5 की बात करूंगा तो मैं 5 वाले पे आ जाऊंगा, रो 6 की बात करूंगा तो 6 वाले पे आ जाऊंगा। उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ध्यान से देखा। ठीक है, हालांकि ये सब जो यूं चलता है इसे डायगोनल कहते हैं। ठीक है, और ये डायगोनल भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, और ये इसके बहुत सारे पैटर्न में से एक विजिबल पैटर्न है जो अभी दिखाएंगे। ठीक है, अब जरा जीरो हटाते हैं और ट्रायंगल को देखते हैं फर्स्ट टाइम। पहले अच्छे से ट्रायंगल देख लेते हैं जीरो हटा करके। तो दिख रहा है ये ट्रायंगल 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, ये जो आपके पास में ट्रायंगल है ना, ये बेसिकली इसका बायनोमियल थ्योरम से क्या रिश्ता, वो ये कि बायनोमियल थ्योरम में अगर हम लोग x प्लस वाई की पावर n, जहाँ पे x प्लस वाई टू द पावर पावर सुन रहे हैं, पावर n में अगर अपन चलते हैं ना, तो ये n क्या है, इंडेक्स है इसका। ये जो n है ये एक्चुअली में नंबर ऑफ रोज को दिखाता है। कैसे कैसे, इसका x और y से क्या लेना देना, बहुत जबरदस्त लेना देना निकल गया। इसलिए तो लोग बायनोमियल थ्योरम के दौरान पास्कल ट्रायंगल की बातें करते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन तो पास्कल ट्रायंगल भी डील कर ही लेता है। हालांकि बड़ी चीजों के लिए तो बायनोमियल थ्योरम का डिस्कवरी हुआ ही था, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े अच्छे से देखिएगा तो मजा आएगा। जैसे मैं फर्स्ट रो की बात करता हूँ, फर्स्ट बोले तो जीरो थ्रो की बात करता हूँ, तो ये हमारी जीरो थ्रो है। अगर ये जीरो थ्रो है तो इसका मतलब ये कि मुझे पावर n के अंदर ऊपर जीरो लगाना चाहिए, और आप तो जानते हैं किसी की पावर जीरो कितना देगा, 1 देगा, इसलिए 1 दिया। अब मैं आता हूं फर्स्ट रो पे, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का मतलब मुझे n की जगह पे 1 रखना चाहिए। अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो x प्लस वाई की पावर 1 कितना होता है, x प्लस वाई। तो क्या आपको नहीं लगता ये 1x प्लस 1y x प्लस वाई ही लिखा है? हाँ सर, ये तो है। अच्छा, ये हमारी कौन सी रो आई, सेकंड रो, क्योंकि इसमें 2 लिखा है। याद है ना, मैंने तरीका सिखाया था। तो अगर ये सेकंड रो पे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पावर में कितना लग देंगे, 2, और x प्लस वाई की पावर 2 माने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या 2xy में 2 इंटू एक्स वाई दिख रहा है? क्या आपको 1 इंटू वाई स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब इसमें से जरा सा वेरिएबल हटा लो, 1 to 1 रह गया, वो वही है जो आपका R2 था। सेम वे में अगर आपने x प्लस वाई का होल क्यूब करा, ठीक है ना, अगर आपने x प्लस वाई का होल क्यूब करा तो आपको पता चलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, जिसमें आप कोफिशिएंट अब आप समझ गए। ठीक है ना, सेम वे में आप चाहो तो पावर 4 सोच सकते हैं, पावर 5 सोच सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये कभी खत्म होने वाला रास्ता नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब गजब की बात है। अच्छा, और इवन मैं आपको एक और दिलचस्प जानकारी अगर आपको देना चाहूँ तो मैं आपको ये दूंगा कि एक सर्फेंस की ट्रायंगल करके एक ट्रायंगल हुआ था जो इस पैटर्न में से हजारों पैटर्न में से एक था। ये सर्फेंस की ट्रायंगल जो था ना, ये अपने आप में मैथमेटिकल आर्ट था, आर्ट। और इसका जो बेनिफिट्स थे वो ये थे कि हम प्रोबेबिलिटी के बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजी वे में कर सकते थे। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप में से सभी लोगों ने क्रोमोसोम्स का नाम तो सुना होगा, एक्स क्रोमोसोम शायद गर्ल्स के लिए होता है, तो एक बार के लिए एक्स को गर्ल मान लेते हैं, ठीक है ना, और वाई को बॉय मान लेते हैं, राइट है। अब मान लीजिए किसी बंदे ने एक थोड़ा बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना, अच्छी सी विश करिए, कल अलग ही तरह की विश करिए कि उसकी जो ड्रीम फैमिली हो उसमें 5 बच्चे होने चाहिए। मतलब थोड़ा सटकेला था लेकिन आज के जमाने के हिसाब से, लेकिन उसने ड्रीम फैमिली में 5 बच्चे की उम्मीद करी है। और जिसमें भी उसने ये सोचा मेरी ड्रीम फैमिली तो 5 बच्चों की तभी बनेगी जब उसमें 3 प्यारी प्यारी बच्चियां हों। तो 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स है कि नहीं, 3 गर्ल्स स्टूडेंट बोल रहा हूं मैं, 3 गर्ल्स चाहिए उसे कहने का मतलब। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास में मेरी 5 बच्चे हों और उनमें भी 3 लड़कियां हों और 2 लड़के हों, तो क्या चांसेस है कि उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, मतलब कितने परसेंट चांस है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसने 5 की ड्रीम फैमिली बनाई है तो हम लोग x प्लस वाई टू द पावर 5 सोचेंगे, और उसमें भी उसकी इच्छा कितनी है, उसकी इच्छा है 3 गर्ल्स की 2 बॉयज की। तो हम वो जगह ढूंढेंगे जहां पर गर्ल बोले तो x की पावर 3 आ रहा हो और बॉय बोले तो y की पावर 2 आ रहा हो, और वो आप में से सभी को यहां दिख रहा है। देखिए x का क्यूब दिखा आपको और y की स्क्वायर। x का क्यूब का मतलब 3 गर्ल्स 2 बॉयज, और उसके आगे का कोफिशिएंट हमारा आंसर देगा। कैसे, हम लिखेंगे 10 चांसेस हैं आउट ऑफ 32। अब 32 कहां से आ गए सर, अरे ये फिफ्थ रो है ना। हाँ तो फिफ्थ रो है तो, अरे फिफ्थ रो का मतलब होता है कि अगर इनके कोफिशिएंट्स का सम करोगे तो 32 आएगा। लेकिन सर आपने इतनी जल्दी कैसे सम कर लिया, अरे हम एक्चुअल में क्या है ना, हम इस पूरी रो को 2 की पावर में देखते हैं। यू मीन टू से अगर फिफ्थ रो है तो 2 की पावर 5 देखते हैं, हाँ हम तो 2 की पावर 5 देखते हैं।
ये क्या, ये कौन सा नया चक्कर है? अब मैं वो भी बताता हूँ आपको, तब तक आप में से जिनको ये 32 नहीं समझ में आया वो समझिए कि हमने 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 लिखा है और वो 32 ही होता है, लेकिन मैंने तो सोचा था 10/2 क्योंकि फिफ्थ रो थी। इसका मतलब ये कि उसकी ड्रीम फैमिली पूरी होने के चांसेस 10/32 है, माने 10/32 है। ओके। कौन सा ट्रायंगल बताया सर आपने? सर्पिन्सकी ट्रायंगल। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी के खतरनाक क्वेश्चंस में से एक है और अपने आप में इतनी इजी वे में सोच सकते हैं ना, जो अपन ने अभी, मेरा दादा कहला आप में से कई लोग तो अभी 11th में इतनी इजी वे में समझ गए होंगे कि अच्छा, और अगर बाय द वे सर, अगर उसे 2 लड़कियां और 3 लड़के की ख्वाहिश होती तो वो ऐसे सोच रहा होता, तब भी आंसर 10/32 होता। और अगर सर उसे 4 लड़के और 1 लड़कियां चाहिए होते तो आंसर 5/32 होता। हाँ, 5/32 होता। और अगर सर उसे सारे के सारे लड़के ही चाहिए होते तो उसका चांसेस 1/32 होता। ओ हो, शैतान आदमी। अब आगे चलते हैं, इसकी शैतानी को तो छोड़ते हैं अपन, ये 2 की पावर क्या थी उसको समझने के लिए अगले पैटर्न को समझते हैं, ठीक है ना? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर, ठीक है? पास्कल ट्रायंगल तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनमें से एक फैक्ट ये है कि अगर आप बाय द वे बाय चांस सभी को सम अप करेंगे ना, हर रो के हर एलिमेंट को सम करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएंगे ना वो 2 की पावर में आएंगे हर बार। जैसे अगर फर्स्ट रो को सम करिए तो आपको पता चलेगा 1 आया, 1 का मतलब 2 की पावर 0, 1 और 1 अगली रो को सम कीजिए, 1 + 1 2 देगा, ठीक है? 1 प्लस ये 4 देगा, अगर ये देखा जाए ये 8 देगा, ये अपने आप में 16 देगा, ये अपने आप में 32 देगा। आप सम करिए, और हम तो सम भी नहीं करते, हमें पता है ये देगा। बहुत आसान है, ये भी बड़ी मस्ती बात हुई। एक और फैक्ट दिखाता हूँ, ये सिर्फ 2 से ही नहीं खेलता, 11 से भी खेलता है। क्योंकि 11 से कैसे खेलता है? डेसिमल पोजीशंस में। ये डेसिमल पोजीशन क्या होती है? अरे वो यूनिट 100 एंड 1000 प्लेसेस देखते थे ना अपन, हाँ वैसे ही। अगर आप वैसे देख लो तो वैसे देख लो, नहीं तो अदरवाइज आप में से कोई देख करके अचानक क्या बोलेगा, ये क्या लिखा है 121, 121 बोले तो अपने आप में कितना 1 इंटू, हाँ देखो अगर देखा जाए तो ये 100 + 20 + 1 है, सही है ना? और अगर 100 + 20 + 1 है तो 1 एट द प्लेस ऑफ 100, 2 एट द प्लेस ऑफ 10 एंड 1 इज एट द प्लेस ऑफ यूनिट। अगर मैं इसे सम अप भी करूंगा तो कितना आएगा बताइए? 121 ही आएगा, और 121 अपने आप में 11 का स्क्वायर होता है। याद आया? हाँ, तो ये देखा जाए तो ये जब रो 2 थी तो ये 11 का स्क्वायर बना, ठीक है? अब आप चलिए रो 3 पे, और उसकी डेसिमल पोजीशन दिखाता हूं मैं आपको। उसकी डेसिमल पोजीशन 1000 + 300 + 30 + 1, और 1000 का मतलब 1 × 1000, 3 × 100, 3 × 10 और 1 × 1, सही है ना? दोबारा से देखें, 1 × 1 यूनिट प्लेस पे, फिर 10 प्लेस पे 3, फिर 100 प्लेस पे 3, और फिर से वापस 1000 प्लेस पे 1। अगर मैं इन सबको सम अप करूंगा तो 1331 आएगा, जो कि 11 का क्यूब होता है। और ये कौन सी रो है? थर्ड रो। याद है ना, पहली रो 0th रो है, याद रखना। और थर्ड रो होने का मतलब 11 का क्यूब। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 11 की फैमिली है। जरा देखें 11 की फैमिली वाले को। चलिए अब जल्दी से मैं दिखाता हूँ 11 की फैमिली। फर्स्ट नंबर इज 11 टू द पावर 0, अगला 11 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 2, और सो ऑन। तो मतलब हम इसे 2 की नजर से देखते हैं अगर हम सम अप करते हैं तो, और अगर डायरेक्ट देखते हैं, अगर डेसिमल पोजीशन से देखते हैं तो हम 11 की पावर में सोच रहे हैं, मतलब तब इंडेक्स 11 का चल रहा होता है। एक और फैक्ट दिखाता हूँ, अब की बार डायगोनल के फैक्ट्स दिखाऊंगा, राइट है? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये डायगोनल देखिएगा, ये डायगोनल में, एक मिनट जरा रुक करके आपको एक और चीज समझाता हूँ। ये डायगोनल नंबर 1, फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये थर्ड डायगोनल, ये फोर्थ डायगोनल, ये फिफ्थ डायगोनल। अच्छा, आप अगर यूं देखते हैं तो ये आरएचएस है, और अगर आप आरएचएस से नहीं देखें और किसी ने अगर बाय द वे एलएचएस से भी देखा होता, तब भी आप समझिए फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल। देखिए अगर मैंने फोर्थ डायगोनल बोला तो मैं ये फोर्थ डायगोनल में इसको कॉपी कर रहा हूं, और इधर भी फोर्थ डायगोनल में सेम नंबर कॉपी हो रहा है। तो आप चाहे आरएचएस से देखें चाहे एलएचएस से देखें, आपको पता चलेगा दोनों ही केसेस में आप सेम नंबर्स को फॉलो दे रहे हैं, ठीक है? अब फिलहाल हम तो रहते हैं अपने फर्स्ट डायगोनल पे, और एक एक करके हर डायगोनल की खास बात देखते हैं। चलिए फटाफट से, ठीक है? एक एक डायगोनल को डिस्क्लोज करवाते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो पहले डायगोनल में आते हैं 1 1 1 1, दूसरे डायगोनल में आते हैं नेचुरल नंबर्स, देखो आए नेचुरल नंबर्स, सही। अरे 1 2 3 4 5 6 7 ये तो आप समझते हैं ना। अगले डायगोनल में आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, अगले डायगोनल में क्या आते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है? एक्चुअल में क्या है, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। कब? जब इन्हें डॉट के तौर पे देखा जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन है? 1, तो 1 डॉट तो अपने में कोई ट्रायंगल नहीं है। थर्ड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे 3, देखो 3 डॉट्स आ गए, ये अपने आप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना।
आप बना के देख लीजिएगा, हर बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर 6 से बनाना है तो 6 और 3 और डॉट ले आओ, ये टोटल 6 डॉट्स हो गए। इट विल अगेन क्रिएट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपको पता चलता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए ये नंबर्स माने ये डायगोनल्स अपने आप में ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। ये तो किस पे बात हुई? डॉट्स पे। अगर बाय द वे मैं बात डॉट्स पर ना कर करके स्फेयर्स पे करूं तो ऐसे नंबर्स जब जैसे ये डॉट पे डॉट रखा वैसे ही जिस दिन स्फेयर पे स्फेयर रखेंगे ये टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे। इसलिए ये टेट्राहेड्रल नंबर्स कहलाते हैं। माने ये जो फोर्थ डायगोनल है ये टेट्राहेड्रल नंबर्स का डायगोनल है। ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन का मतलब जैसे 4 हेड हो। 4 हेड का क्या मतलब? 4 हेड का मतलब 4 वर्टिसेस हो। बेसिकली ये पिरामिड का दूसरा नाम है। यस, ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, शायद आप लोग कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और लेकिन हम अपने टाइम में वेक्टर थ्योरी के अंदर जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इस पे बात करते हैं कि करते क्या है। एक्चुअल में अगर हम लोग इनके नंबर के बराबर स्फेयर से एक दूसरे पे रखना चालू करें तो ये एक तरह से टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, माने पिरामिड जैसा बनाते हैं। जैसे एक स्फेयर रखो, ठीक है, अगले नंबर पे 4 है तो 4 के लिए 3 और स्फेयर ले आता हूँ। अगले नंबर पे 10 है, मैं 6 और स्फेयर ले आता हूँ। अगले नंबर पे 20 है तो मैं 10 और स्फेयर ले आता हूँ, और मैं देख रहा हूँ एक पिरामिड जैसा बनता हुआ। अगर मैं पिरामिड जैसा बनता हुआ देख रहा हूँ तो इसका मतलब डेफिनेटली मैं सही बोल रहा था कि टेट्राहेड्रल नंबर्स है, क्योंकि इसके 4 हेड है। सही है ना? तो ये भी एक और अलग सी बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी दिलचस्प बातें पास्कल ने हमें एक के बाद एक दिए रखी, और हम हैरान हो गए कि यार ये कहानी क्या चल रही है। आगे बढ़ते हैं, देखो है कि नहीं, और नई नई चीजें देखते हैं कि क्या ऐसी बातें और हैं जो पास्कल ट्रायंगल ने कही, और इसका बायनोमियल थ्योरम से हम कितना लिंकअप करें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पहले पास्कल ट्रायंगल तो नॉर्मल ले आते हैं, 1 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, याद है आपको? फिर उसके बाद में अगले नंबर पे कुछ दूरी तक याद रहे तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे अगले नंबर पे 1 4 6 4 1, अगले नंबर पे क्या है 1 5 10 10 5 1। 5 रोज तक तो आपको याद रहे तो फायदा देता है, ये बहुत फायदे की चीज है। ठीक है, कैसे? हमारे छोटे मोटे जो 5 डिग्री तक के क्वेश्चंस हैं वो आराम से डील हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने बचपन में थोड़ा रट करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद किया ना, अब हमें ए प्लस बी का होल क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली पास्कल ट्रायंगल की थर्ड रो से भी समझ सकते हैं कि उसके कोफिशिएंट क्या होंगे। समझ में आया? क्योंकि थर्ड रो के कोफिशिएंट 1 3 3 1 है, इसलिए ए प्लस बी का होल क्यूब 1 इंटू ए क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर बी 3 इंटू ए बी स्क्वायर 1 इंटू बी क्यूब होगा। माने 1 3 3 1 का यूज करेंगे हम। ये तरीका है ए प्लस बी की होल पावर 5 भी किसी दिन खोलना हो तो भी मैं खोल सकता हूं, ये भी एक तरीका है। तो अब यहां अपने को समझ में तो आ ही रहा होगा, और बाकी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी आने वाले टाइम में जब मैं बायनोमियल थ्योरम में और गहराई से जाऊंगा। तब आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो भी है छोटे मोटे कोफिशिएंट तक तो ठीक था, लेकिन लार्जर कोफिशिएंट्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी होने लगी थी जैसे ही जो इंडेक्स एन है वो बड़ा हो गया। अच्छा, एक और बात, हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी की होल पावर एन में अगर लार्जर एन है तो उसके लिए तो फिर बायनोमियल की तरफ चलते हैं, पास्कल को उस समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि पास्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा था सारी बातें। उम्मीद है आपने समझी होंगी, और फिर भी वापस से एक बार जरा अटैचमेंट देखते हैं, ठीक है ना? क्या आखिरकार हमारा जो ये पास्कल ट्रायंगल है ये किस तरह से मदद करेगा बायनोमियल में? देखिए मैं एक मिनट समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये 1 है ना, अगर मैं इंडेक्स 1 की बात करता हूं तो शायद इसमें हो जाएगा कि ये जो 1 और 1 लिखा है ये बेसिकली 1C0 1C1 होता है। ठीक है, अब यहां रुकता हूं, रोकेगा। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड रो पे चलता हूं, तो बेसिकली कौन सी रो है ये? R3। R3 है तो हर नंबर अपने आप में 3 से स्टार्ट होगा। माने ये 3C0 होगा, ये 3C1 होगा, ये 3C2 होगा, और ये अपने आप में 3C3 होगा। अगर मैं फिफ्थ रो पे खड़ा हूं तो फिफ्थ रो का मतलब R5 है, R5 का मतलब हर नंबर 5 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये, और हर नंबर की फॉर्म NCR जैसी होगी। ये अपने आप में 5C0 लिखा है, ये अपने आप में 5C1 लिखा है, ये अपने आप में 5C2 लिखा है, ये अपने आप में 5C3 लिखा है, ये अपने आप में 5C4 लिखा है, ये अपने आप में 5C5 लिखा है, और इसके आगे लिखा नहीं जा सकता इसलिए वो बंद हो गई। तो उम्मीद है कि आप में से जिन जिन को ये बातें समझ में आती हैं कि ये कॉम्बिनेशन में एनसीआर से कैसे रूल आउट होगा, वो आप में से कई लोग अब क्लिक कर गए कि अच्छा ये कहानी है। फिर भी मैं आपको यही कहानी जो मैंने अभी आपको लिख के दी वही चीज मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं इंडेक्स 2 की बात करता हूं, कब इंडेक्स 2 का मतलब? जब मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूंगा तब ओपन करने पर ये 2C0 2C1 2C2 खुलेगा।
ठीक है, माने 2c0 a स्क्वायर, फिर 2c1 a b, फिर 2c2 b स्क्वायर, ऐसे चलेगा। और मैं इंडेक्स 3 पे समझाता हूं आपको। बेसिकली 3 होती है, ये सब 3 में चलेगा, 3c0, तो ये हो जाएगा 3c0। अगर ये a प्लस बी का होल क्यूब चल रहा हो तो ये 3c0 a क्यूब प्लस में 3c1 a स्क्वायर b प्लस में 3c2 a b स्क्वायर प्लस में 3c3 b क्यूब। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, पावर 3 है, अगली बार 2 रह गई, अगली बार 1 रह गई और अगली बार 0 हो गई। ए की डिग्रियां कम हो करता जा रहा हूं, बी की डिग्री बढ़ाता जा रहा हूं। मैं कोड रट नहीं रहा, सिर्फ दिमाग से खेल रहा हूं और पास्कल ट्रायंगल का यूटिलाइजेशन सिखा रहा हूं। एक और दिखाता हूं। जब पावर 4 होगी तो आप समझ गए, ये अंदर ही अंदर क्या लिखा, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। अब जब पावर 5 होगी तो आपको पता है ये क्या लिखा होगा, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5। और अंदर ही अंदर ये किसके लिए काम कर रहा होगा, a प्लस बी टू द पावर 5 के लिए काम कर रहा होगा, वो तो अब आप समझ ही गए। और हर बार डिग्रीज का सम 5 रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे बाइनोमियल थ्योरम में रहता है। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए कि ये सब एनसीआर है, एनसीआर माने बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो अब पास्कल के बारे में रोचक जानकारियां। अब वापस चलते हैं अपने बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसकी कहानी भी पकड़ते हैं। रेडी, अगली बात रखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखिए पहली चीज तो ये कि ये अपने आप में नेचुरल नंबर इंडेक्स के लिए काम करता है और ये बाइनोमियल थ्योरम है जो मैंने यहां लिख के दी है। ठीक है ना, a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, अब इसकी एक एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। उम्मीद है NC0 NC1 NC2 ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ R दिख रहा है। ये टॉप कहां तक जाएगा, NCN तक। ओके, a की पावर n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है और 0 है। इसका मतलब a की डिग्री धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे मैंने अभी सिखाई थी आपको। दिख रहा है, तो ये a कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। a की डिग्रियां डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेयर b की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और बढ़ते बढ़ते कहां तक गई, तो b की डिग्री इंक्रीजिंग है। ये आप समझ रहे होंगे। क्या आप ये बात समझ गए? तो कहने के मतलब ये कि हर चीज कैसे चली, a धीरे धीरे कम होता गया, माने फर्स्ट एलिमेंट कम होता गया डिग्री वाइज और सेकंड एलिमेंट डिग्री वाइज बढ़ता चला गया। और साथ में बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0 NC1 NC2 NC3 NCN तक गए, ठीक वहां तक गए जितना उसका इंडेक्स था। मेरा दादा क्या, ये बात आपके पकड़ में आ गई, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये बहुत मुश्किल बात नहीं। अच्छा, इसी चीज को नटसेल में लिखने का तरीका सिग्मा है। अगर सिग्मा में ये लिखा है तो आपको पता है सिग्मा को कैसे ओपन करते हैं, आज के दिन पे हमने इस पे क्वेश्चन किए थे। अगर आप इसे r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 करते जाएंगे तो आप यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे, मैं आपको किसी भी एक को उठा लेता हूं, ठीक है, और उसमें जहां जहां पे भी कांस्टेंट है उस जगह पे वेरिएबल r रख देता हूं। जैसे इस 2 को हटाया, यहां r रख दिया, इस 2 को हटाया, यहां रख दिया, इस 2 को हटाया, यहां रख दिया और यही का यही कॉपी कर दिया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिग्मा का एक साइन देना है और साइन देने के बाद में मुझे पता है कि ये NC0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया। इसका मतलब r का वैल्यू 0 से कहां तक गई है, n तक गई है। बहुत सिंपल है। तो बस मैंने ऊपर ऐसा लिखा कि इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट n है। और जिस दिन भी मैं ऐसे खोलूंगा मेरा काम बन जाएगा। कैसे खोलूंगा वो बताता हूं आपको। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अपनी कॉपी में जरूर डालिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सिग्मा में r इज इक्वल टू 0 से लेके 50 तक, फिर यहां लिख रखा है 50cr। ठीक है, और यहां दे रखा है x प्लस 1 टू द पावर 50 माइनस r और यहां दे रखा है y माइनस 1 टू द पावर r। तो जैसे ही मैं इसे देखूंगा, मैं इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप में, क्योंकि ये अपने आप में किसके इक्विवेलेंट है, a प्लस बी टू द पावर n के इक्विवेलेंट है। वैसे ही मैं समझ जाऊंगा आज के दिन पे ये a का रोल निभा रहा है, ये b का रोल निभा रहा है और मैं यहाँ ब्रैकेट खोलूंगा, पावर में n यहाँ पे 50 है तो पावर में 50 कर दूंगा और a की जगह लिख दूंगा x प्लस 1 और b की जगह लिख दूंगा y माइनस 1। फाइनली जैसे मैं सम अप करूंगा इट विल बी x प्लस वाई टू द पावर 50। दैट्स इट। कहने का मतलब अगर कोई मुझे ये देगा आई विल अंडरस्टैंड दिस। और ये सिग्मा में देना बायनोमियल एक्सपेंशन को छोटा लिखने के लिए होता है। हम इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं लिख करके छोटे में भी काम चला जाए, लेकिन जरूरत तो हमें सबकी है। ठीक है, जैसे कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं फटाफट से, अगर आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई हो। लेकिन उससे पहले कि मैं छोटा एग्जांपल लूं, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमने आज सुबह से ही देख लिया था कि अगर a प्लस बी टू द पावर 3 दे रखा था तो हमें पता है ये a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब के बराबर है। हाँ या ना?
इसमें n कितना है? 4 है। अगर n 4 है तो कितने टर्म खुले? 1 2 3 4, माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने खुले? टोटल टर्म्स खुले 4। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मुझे यहां से ये समझ में आता है क्या कि अगर n इज इक्वल टू 3 है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं, है ना? अगर डिग्री 3 है तो खुलने के लिए कितने टर्म्स अवेलेबल होंगे? 4। अगर किसी की डिग्री 17 है तो कितनी बार खुलेगा? 18 बार। क्लियर है? हाँ, ये बात आप ध्यान रखना। अब अगले पे बात करते हैं। अगला, इसमें ये जो NC0 NC1 NC2 जो लिखे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है। तीसरा, जो A की डिग्री है वो n से शुरू होगी और धीरे धीरे कम होती होती 0 तक जाएगी, जबकि B की डिग्री 0 से स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते n तक जाएगी। याद है ना A और B की कैसे पोजीशन चली थी? मैंने अभी दिखाया था आपको। ठीक है। अगली बात क्या चीज है? अगली बात क्या दे रखी है? जबकि अगर बाय द वे आप दोनों का सम अप करोगे तो हर बार पावर उतनी ही आएगी जितनी बेसिक ब्रैकेट की पावर है। मैं इसको समझाता हूं जरा। यहां A की डिग्री कितनी? 3। A और B की ओवरऑल डिग्री 2 + 1 3। A और B की टोटल डिग्री 1 + 2 3। इसकी डिग्री कितनी? 3। क्या आपको नहीं लगता मैंने हर टर्म में डिग्री 3 देखी? क्यों? क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स भी 3 था। कहने का मतलब ये है कि जितना इंडेक्स होता है उतना वेरिएबल की फाइनल डिग्री होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो कहने का मतलब ये लाइन अगर कोई लिखता है इन एनी टर्म सम ऑफ इंडेक्स ऑफ A, B इज n, ये भी गलत नहीं है। ये उम्मीद है आप लोगों ने भी लिख ली होगी। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लेकर के कहानी क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात पे बात करते हैं। तो कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। अच्छा, तो कोफिशिएंट बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको ये भी समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे a + b की होल पावर 5 को मैं खोलता हूं, 5c0 a⁵ b⁵0। अगले नंबर पे आएगा 5c1 a⁴ b² ओ a⁴ b1 प्लस में 5c2 a⁴ b², 5c3 a² b³ 5c4 a b⁴ 5c5 b⁵. ठीक है। जब मैंने डिग्री 5 ली तो ये टोटल 6 टर्म्स आई। कितनी टर्म आई? 6 टर्म आई। ठीक है। इसमें ये 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 क्या है? ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। दिख रहा है आपको? ये सब के सब क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो पहली चीज तो ये समझ लेना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कि अब यही बाइनोमियल कोफिशिएंट है, क्योंकि यही कोफिशिएंट भी और यही बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी है। इसमें ये फर्स्ट नंबर पे है और ये बैक से फर्स्ट नंबर पे है। ये सेकंड नंबर पे है, ये सेकंड लास्ट नंबर पे है। ये थर्ड नंबर पे है और ये थर्ड लास्ट नंबर पे है। क्या ये बात समझ में आती है? ये सेकंड लास्ट, ठीक है ना, और ये लास्ट। अब जो भी पीछे और आगे से बराबर दूरी पे थे वो वाकई में वैल्यू वाइज भी बराबर निकलेंगे। कैसे? वो भी बताता हूं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा है 5, ये लिखा है 1, ये लिखा है 5, 5c1 माने 5, ये लिखा है 10, ये लिखा है 10, ये लिखा है 5 और ये लिखा है 1। ठीक है। आप चाहो तो इसे पास्कल की 5वीं रो से भी देख सकते थे, 1 5 10 10 5 1। ठीक है। अब जिनको यहां तक की बात समझ में आई वो देखो जरा। जो सेकंड नंबर पे 5 है वही सेकंड लास्ट नंबर पे भी 5 है। जो थर्ड नंबर पे 10 है कोफिशिएंट में, वही थर्ड लास्ट नंबर पे भी 10 है। इसका मतलब ये कि इक्विडिस्टेंट, आगे और पीछे से बराबर दूरी पर जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू भी सेम आती है। और ये चीज पास्कल से भी देख सकते थे। पास्कल में भी आपने देखा होगा थर्ड रो थी 1 3 3 1 और ये कोफिशिएंट थे बेसिकली। देखो, फर्स्ट और लास्ट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम। अगले नंबर पे आता था 1 4 6 4 1। देखो, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट और थर्ड तो कॉमन है ही। अगर बाय द वे आप इसकी अगली रो पे चलते हैं 1 5 10 10 5 1 थी पास्कल की, तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट सब सेम है। इसका मतलब ये कि बाइनोमियल हमेशा कैसे एक्सपेंड होती है, हमेशा उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट टर्म पे बराबर रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, है ना? इसीलिए लोग कहते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। और वैसे ही ये भी कह रहे हैं k टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू में इतना। तो बस इस वाले पार्ट को तो अपन ने ना क्या थोड़ी सी देर में समझा लेंगे। अभी तो ये फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कॉपी में अड़ा के रख लें, फिर उसके बाद में बताता हूँ आगे। ठीक है।
पहले सबसे पहले देख लेते हैं जनरल टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसके ऊपर भी नजर हो जाए। जनरल टर्म ये बेसिकली क्या है ना, इसे TR+1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये R टर्म को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों को ये तो पता ही है कि अगर बाय द वे हम लोग a+b⁴n को ओपन करते हैं तो ये आता ही है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे को पता है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है कि नहीं। और ये इसकी एक्चुअल में अब ये जो लास्ट टर्म है ना, हमको ये पता है कि जब ये पावर n होता है तो इसके टोटल टर्म्स कितने होते हैं ना, टोटल टर्म्स n+1 होते हैं। इसका मतलब ये कि ये n+1 टर्म है, ये जो है ना, ये n+1 टर्म है। हाँ, अब इसके बीच में कहीं कोई ऐसी टर्म ही तो होगी ना जिसके बारे में हम लोग जनरलाइज कह सके। तो हमने क्या किया ना, बड़े ध्यान से समझा कि जब मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं तो NC2 आता है, सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को ये जो एक डिफरेंस है ना कि जब NC2 आता है तो T3 बनता है, या T3 मांगा जाता है तो NC2 आता है, इसको देखते हुए हमने एक का डिफरेंस रखते हुए एक जनरलाइज टर्म के बारे में विचार किया, जिसे TR+1 के नाम से जाना। तो सबसे पहली चीज ये लिखा, और उसके बाद में ये लिख लीजिएगा कि वी हैव R+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, हेयर R+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। ये एक्चुअल में जनरल टर्म होती है। इसे डिनोट किसे करते हैं, इसे डिनोट करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय TR+1। अगले टाइटल में डालिएगा डिनोटेड बाय TR+1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय TR+1। अच्छा, जब मैं TR+1 की बात कर रहा हूं तो उम्मीद है आपकी नजर पड़ गई होगी कि NCR बन रहा है, A⁴n−r बन रहा है और B⁴r बन रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, ये सारा खेल A+b⁴n के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे तरफ से पहला क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से पूछिए, समझिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड सेवंथ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, किसी ने दिया a+b⁴9, किसी ने कहा सातवीं टर्म बताइए a+b⁴9 में। तो मुझसे अगर सेवंथ टर्म पूछा गया तो मैं तुरंत समझ गया कि वो मुझसे T7 मांग रहा है। अगर उसने T7 मांगा तो यहां पर ये 9 जो है वो मेरे 9 n का रोल निभा रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा 9C6। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं R+1 से 7 का कंपैरिजन कर लूंगा, मेरे को तुरंत R की वैल्यू 6 दिख जाएगी। आप तो वैसे भी समझिए T7 मांग रहा है 9C6, ठीक है ना। फिर फर्स्ट नंबर पे कौन है, A, फिर 9 में से 6 घटा के 3 B, और जितना नीचे लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा 6। तो कहने का मतलब ये कि 7 टर्म क्या होगी, 9C6 A³ B⁴6। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कि फाइंड सेवंथ टर्म इन x−2x² फटाफट बताइएगा। सेवन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x−2x² अगर कभी भी सामने वाले ने कोई भी चीज अचानक मांग ली, ये टर्म बताइए, ये कहां होगा, तो जब मैं समझ के चलना जनरल टर्म ही उसका इकलौता उपाय है। तो 7 टर्म का मतलब T7, पावर कितनी दे रखी है 11, माने n की जगह हो जाएगा 11, C6, क्योंकि अगर ये 7 है तो यहाँ 6 लिखना है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, x, 11 में से 6 कम कीजिए 5, -2x², इसका दूसरा टर्म है, तो यहाँ डायरेक्ट 6 को कॉपी कर दीजिए। थोड़ा संभाल के लिखना चाहे तो 11 से 6, ठीक है ना, इंटू में 2⁻6, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और ये लिख रहा है x⁵ इंटू में x⁻12, ठीक है। फाइनली और संभाल के लिख देते हैं 11 से 6 इंटू 2⁻6 x⁵5 + 12 मिला करके 17। तो अगर आपका आंसर ये है तो आप समझ गए कि कहानी क्या है। अब एक और बात, जनरल टर्म के लिए अभी भी मैंने एक बात और बोली, क्या कि जनरल टर्म हमेशा तब यूज करेंगे जब भी कोई चीज डिमांड अचानक से कर ली जाए। माने बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी चीज पूछी जाती है तो हम सबसे पहले जनरल टर्म की तरफ रन करते हैं। अगर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम में, तो हम हमेशा किसकी ओर रन करेंगे, जनरल टर्म की ओर। मैं फटाफट से जाते समय पे एक चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁶ y⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। किसी ने कहा कि ये बताइए कितना कोफिशिएंट होगा, तो हमें क्या पता कहां होगा, तो हम सबसे पहले किसकी तरफ दौड़ेंगे, TR+1 की तरफ। TR+1 हमें क्योंकि पता नहीं है यहाँ कितने नंबर पे आएगा, तो हम अपनी तरफ से एक R टर्म मानेंगे, माने TR+1। अब TR+1 की बात करें तो दैट इज 9CR, ठीक है, इंटू में फर्स्ट टर्म, फिर 9 - R, इंटू में सेकंड टर्म 2y, इंटू में पावर में R। हम कहेंगे इसके पास मिलेगा वो। अच्छा, थोड़ा सफाई करके लिख लेते हैं, 9CR इंटू में 2⁻R
x टू द पावर 9 माइनस आर, पास वाले में y टू द पावर r। अब नाउ हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि ये भैया तो बन जाए 6, क्योंकि x टू द पावर 6 चाहिए, और ये भैया बन जाए 3। अगर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है तो दिख जाएगी। तो कहने मतलब ये कि r की सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही? तो देखिए साहब, जिस दिन मैं इसको मिलाऊंगा 9 माइनस आर इज इक्वल टू 6 बोले तो r इज इक्वल टू 15, ओ सॉरी r इज इक्वल टू 3। क्या बात करी है कि नहीं? और यहां पर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है r इज इक्वल टू 3, माने r की एक ही वैल्यू पर दोनों चीजें एक साथ फिजिबल है। इसका मतलब ये कि अगर आपने मेरे से कॉफिशिएंट मांगा तो कॉफिशिएंट तो ये रहा, यही तो कॉफिशिएंट है। तो हमसे तो कॉफिशिएंट पूछा गया था, तो कॉफिशिएंट इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 9c r, और r की वैल्यू 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इज माई आंसर। ठीक है, और यही चीज अगर आप ऐसे समझना चाहें तो मैंने tr+1 लिखा, x को फाइनली लिखा, और r की वैल्यू 3 निकाल के लाया और रख दिया यहाँ पे। तो कोफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल टू में 9c3 इंटू 2 टू द पावर 3, दैट इज 672। और बस अब मैं आपसे वाइंड अप करता हूं, मैंने अलविदा लेता हूं। ठीक है, वापस उसी प्यारे से मैसेज के साथ, माता पिता को खूब सम्मान करना है, खूब सम्मान पाना है, ज्यादा सम्मान पाने की चेष्टा करनी है। भाई बहनों से तो नॉनस्टॉप चलती रहेगी, प्रेम व्यवहार बनाए रखें, हिंसा से दूर रहें, मास्क अवश्य पहने, और जय हिंद।